हम लोग अभी गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे। गॉस लॉ तो देख लिया आपने, किसी भी चार्ज के कारण निकलने वाला फ्लक्स कितना है साहब, वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो, इसके ऊपर 4-5 सम्स भी कर लिया अपन ने। ठीक, अभी हम लोग गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन हमारे पास है कंडक्टिंग सॉलिड या हॉलो स्फीयर। कंडक्टिंग मतलब मेटालिक। कौन सा स्फीयर? मेटालिक स्फीयर। देखो ये तुम्हारे पास में एक स्फीयर है, ये तुम्हारे पास में क्या है, एक स्फीयर कंडक्टिंग। अब कंडक्टिंग में तुम्हारे पास में क्या है, सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। और नॉन कंडक्टिंग में तुम्हारे पास में कौन सा है, केवल हॉलो। सुनना, ये तुम्हारे पास कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तुम्हारे पास में क्या है, कंडक्टिंग कौन सा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तुम्हारे पास में कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है या फिर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। ये रहा कंडक्टिंग, ये तुम्हारे पास में क्या रहा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। या फिर तुम्हारे पास में क्या रहा, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। या फिर तुम्हारे पास में क्या रहा बेटा, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। ये रहा। कुल मिलाकर ये तीनों केस ऐसे हैं जब इनको चार्ज दिया जाएगा, जब इनको चार्ज दिया जाएगा तो चार्ज जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, चार्ज केवल इसकी सरफेस पर रहेगा बेटा। चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर। चार्ज केवल कहाँ रहेगा, सरफेस पर। चार्ज इसके भीतर नहीं जाएगा। देखो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो बात पक्की, क्या पक्की, कि चार्ज जब भी दोगे कहाँ रहेगा, चार्ज अंदर से ना जाएगा, फिर भले वो सॉलिड है या फिर क्या हो। लेकिन अगर हॉलो है, अगर वो नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज अंदर भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि वो सॉलिड है कि हॉलो है। अब अगर वो नॉन कंडक्टिंग हॉलो है तो अंदर चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, अंदर एटम्स ही नहीं है, अंदर मैटर ही नहीं है। चार्ज मैटर पर होता है, चार्ज खुद ब खुद कोई मैटर नहीं है, चार्ज खुद ब खुद कोई मैटर नहीं है, पर वो मैटर पर ही होता है। बात समझ रहे हो? तुम बोलो यार सर हॉलो है तो अंदर चार्ज नहीं जाएगा, अंदर चार्ज भर सकते ना अपन। अरे भरोगे कैसे, ये कोई पानी थोड़ी ना जो तुम्हारे पास हॉलो टेनिस बोलो तुमने पानी भर दिया उसके अंदर। भाई अंदर पार्टिकल्स ही नहीं है जिन पर चार्ज हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर कंडक्टर है तो चार्ज कहाँ रहता है, भाड़ में जाए कि वो सॉलिड है कि हॉलो, अंदर चार्ज जाना ही नहीं है सर। क्योंकि जब इसको चार्ज देते हो तो अंदर के सारे पार्टिकल्स रिपेल करते हैं और सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। फर्स्ट डे चार्ज की प्रॉपर्टी से बता दिया था मैंने। इसमें भी चार्ज अंदर, यहाँ भी अंदर एटम्स नहीं है तो चार्ज जाने का सवाल ही नहीं है। अगर होता भी तो भी क्या उखाड़ लेता है ये, कंडक्टर है तो अंदर चार्ज जाना ही नहीं है सर। यहाँ अंदर चार्ज नहीं जाना, अंदर चार्ज नहीं जाना। यहाँ जाने की गुंजाइश थी पर यहाँ तुमने वो गुंजाइश ऐसे ख़त्म कर दी कि अंदर तुमने पार्टिकल्स ही नहीं छोड़े। बोलो, अंदर पार्टिकल्स हैं क्या? नहीं। जब अंदर पार्टिकल्स नहीं है तो फिर अंदर चार्ज भी, समझे? तो इसमें अंदर चार्ज नहीं है, इसमें अंदर चार्ज नहीं है, इसमें अंदर चार्ज नहीं है। मतलब तीनों केस जो तुमने कुल मिलाकर लिए वो सारे ऐसे हैं जिसमें भीतर कोई चार्ज नहीं जा रहा। अंडरस्टूड? करिए। अंदर चार्ज नहीं जा रहा है क्या भैया? चलिए अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर, यहाँ तुम्हारे पास में एक स्फीयर, उन तीनों में से कोई भी एक स्फीयर ले लिया अपन ने। एक ऐसा स्फीयर लिया बेटा जिसकी रेडियस कितनी है, r है, और जिसको मैंने चार्ज कितना दिया है, q दिया है। मुझे क्या करना है, मुझे इसके सेंटर से, ध्यान दीजिए, मुझे इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r पर, मुझे इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r पर, इसके भीतर ही, ध्यान दो, समझो, ये उन तीनों में से कोई भी एक स्फीयर था। उन तीनों में से मतलब कुल मिलाकर ऐसा केस था जिसमें चार्ज जो रहा वो कहाँ रहा, चार्ज उसके भीतर नहीं गया, चार्ज उसके बाहर ही सारा का सारा। अब इसके सेंटर
इसके सेंटर ओ से डिस्टेंस स्मॉल आर पर मुझे क्या निकालनी है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालूंगा जरा समझो। जहाँ कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, समझना आराम से, पेन रखो साइड में और समझो। हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ ऐसी हाइपोथेटिकल एक दूसरी सरफेस पर कंसिडर कर लूँगा। जहाँ कहीं मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर मैं ऐसी एक हाइपोथेटिकल सरफेस सपोज कर लूँगा। कर ली मैंने? अरे बोलो। जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी वहाँ ऐसी हाइपोथेटिकल सरफेस मैंने कंसिडर कर ली। ये जो सरफेस कंसिडर करी है बिल्कुल वैसी है जैसे ओरिजिनल सरफेस थी। ओरिजिनल सरफेस कैसी थी? स्फेरिकल। तो इसको भी कैसा लिया? स्फेरिकल। कैसा लिया? स्फेरिकल लिया। लिया। ये जो सरफेस तुमने कंसीडर करी, इस सरफेस को तुम कहते हो बेटा गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को तुम क्या बोलते हो? गॉसियन सरफेस। ऐसी हाइपोथेटिकल सरफेस अपन ने कंसीडर कर ली, जिस सरफेस को क्या नाम दिया? गॉसियन सरफेस। ओरिजिनल शेप कैसी थी? स्फेयर। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ना, ये भी स्फेयर है। कर ली। अब मैं क्या करता हूं, इस पर छोटा सा एरिया ऐसा कंसीडर कर लेता हूं मैं। कितना एरिया कंसीडर कर लिया मैंने? डी। हाइपोथेटिकल छोटा सा एरिया, वो जो अंदर मैंने जो हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर करी ना, जिससे गॉसियन सरफेस नाम दिया ना, उस पर छोटा सा एरिया मैंने कंसीडर कर लिया। कितना? डी। अरे कर लिया। तो उस छोटे से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? उस छोटे से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स होगा कितना? फ्लक्स क्या होता है? ई ए। तो क्या हो जाएगा वो? ई डॉट डी। अरे बोलो। वो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी नॉर्मल, और एरिया भी होगा ऐसा नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 0। तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? ई डी। ये किससे फ्लक्स आया? वो जो स्मॉल एरिया उससे निकला वाला फ्लक्स। बोलो। अब आपको वो उससे फ्लक्स आया। अब मैं किससे निकालता हूँ फ्लक्स? अब मैं निकालता हूँ फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अब मैं पूरी की पूरी गॉसियन सरफेस जो मैंने कंसीडर करी, जिसे ऑरेंज कलर से वहाँ पे मैंने बनाया है, मैं उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकालता हूँ। तो वो क्या होगा? वो फ्लक्स होगा, सारे छोटे छोटे फ्लक्स का क्या कर दोगे आप? एडिशन कर दोगे, सम कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। और यहाँ ना एक स्पेशल इंटीग्रेशन लगाते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक इंटीग्रेशन। क्योंकि आप पूरी सरफेस पे कर रहे हो। आप कहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हो? पूरी सरफेस पर। ये आया। कितना आया वो? ई डॉट डी। बोलो। अब यहाँ क्या आया? फाई इज इक्वल टू सिमेट्री से, ये जो पूरी गॉसियन सरफेस है ये सिमेट्री है। तो इस बात से मैं एक बात समझ सकता हूँ कि इस गॉसियन सरफेस के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, क्योंकि वो सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पर बने हुए हैं। इसलिए उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों? सेम होगी। सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और कॉन्स्टेंट जो होता है उसे मैं इंटीग्रेशन के क्या कर लेता हूँ? बाहर निकाल लेता हूँ। तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। कहो। ये आया। अब ये किसके बराबर? ये तुम्हारे पास आया, ये फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? ई। और ये डी ए कौन सा एरिया? ये छोटा एरिया। डी ए ये छोटा एरिया। तो पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा? पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया होगा सर कितना? पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया क्या? पूरी गॉसियन सरफेस एक स्फेयर बन रही है ना, तो उस पूरे स्फेयर का एरिया कितना? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे कितना? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो। ये आया। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। और एक और बात जानता हूं मैं फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस के नियम से ये होता है। गॉस के नियम से ये होता है कि नहीं होता है?
तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखता हूँ। इसे जब मैं यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा, यह आएगा Q इन अपॉन क्या, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या, E इंटू कितना 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और इस गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, बोलो यश कितना है, ये गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज है, कुणाल बोलो कितना है, उसके भीतर कोई चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज तो उसके बाहर रखा हुआ है सरफेस पर, सारा चार्ज कहाँ रखा हुआ है, सरफेस पर। ठीक है, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्विंग दिस विल गेट मी नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई सर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई। कहो आई रिपीट, क्या कहानी हुई जरा समझना। यहाँ क्या कहानी हुई भैया, हमें उन तीनों में से कोई भी एक स्फीयर दे रखा है, कुल मिलाकर समरी है कि मुझे एक ऐसा स्फीयर दे रखा है जिसे जितना चार्ज दिया गया सारा का सारा चार्ज कहाँ है, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, सरफेस पर, उसके भीतर कोई चार्ज है ही नहीं, उसके भीतर कोई चार्ज है ही नहीं, नहीं है सर चार्ज कोई भी। ठीक है, अब मुझे इसके इनसाइड ओरिजिनली रेडियस इसकी कैपिटल R थी, इसको चार्ज Q दिया गया था विच इज़ ऑब्वियसली यहाँ पर एलोकेटेड है सारा। इसके सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r पर मुझे यहाँ पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी थी वहाँ मैंने एक ऐसा हाइपोथेटिकल सरफेस सपोज कर ली, जिस सरफेस को क्या नाम दिया जाएगा, इस पर छोटा सा एरिया dA लिया, तो इस छोटे से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये जो मैंने यूँ समझ लो कि फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया में से फ्लक्स कितना होगा, लिखना पड़ेगा फ्लक्स थ्रू शेडेड एरिया, वो इतना होगा। बाई चांस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होगी, एरिया भी नॉर्मल होगा, दोनों के बीच में एंगल 0, तो ये आ गया cos 0 की वैल्यू 1। तो ये तो इससे वैसे आया, पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ऐसे छोटे छोटे एरिया में से फ्लक्स निकालेंगे, उन सबका सम कर देंगे। अरे बोलो इसे कहाँ ले आए तुम, इसे कहाँ ले आए, क्यों बाहर ले आए, क्योंकि पूरी गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक है, तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सर, सेम होगी, तो उसे बाहर निकाल लो, ये आया। ठीक, तो ये इसका एरिया है, पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो और गॉस लॉ से फ्लक्स इज इक्वल टू ये होता है, तो ये यहाँ रख दो, दोनों को इक्वल किया। अब चार्ज एनक्लोज कितना है, कितना है, तो फ्लक्स कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, कहो कर लीजिए, कर लिया, अरे बोलिए, तो उसके भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, 0 आ रही है। सुनो, अब अगर ये तुम्हारे पास में स्फीयर है, ये तुम्हारे पास में स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, चार्ज कितना दिया गया है इसको, Q चार्ज दिया है। अब मुझे इस बार पूछा इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो जहां तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, कहाँ पूछी इस बार, जहां तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है तुमने वहीं पर हाइपोथेटिकल सरफेस मान ली, इस सरफेस को मैंने क्या नाम दिया बेटा, गॉसियन सरफेस। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, बोलते हैं। अब यहां मैं क्या करता हूं, ऐसा हाइपोथेटिकल छोटा सा एरिया ले लेता हूं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, एरिया नॉर्मल भी ऐसा ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही होगी, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा,
इससे निकलने वाला फ्लक्स शेडेड पार्ट से, शेडेड पार्ट से यही होगा। इसको मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूं, ई डी ए कॉस 0, उसके बेसिस पर ये क्या हो गया बेटा, ई डी ए। ये फ्लक्स किस में से आया, इसमें से, बोलो। तो फिर वही बात होगी कि पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो वो ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स को क्या कर दोगे तुम, पूरी सरफेस लोगे, तो इसको यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन करोगे, इसको बोलते हो सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा ये, ई डी ए। सिमेट्री से ई क्या है, ये पूरी गॉसियन सरफेस एक जैसी है, इसलिए हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। सिमेट्री से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, बाहर निकाल दिया उसको मैंने। अब क्या होगा यहाँ पर, फाई बराबर कितना, ई, और ये एरिया इसका था, पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, उसको ऐड करोगे तो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है इस बार, कैपिटल आर। बोलो, अरे कहो, है समझ में आई बात, फाई इतना आ गया, अरे आया रे। अब एक और बात जानते हैं हम, क्या बात जानते हैं, बट गॉस लॉ से हम लोग जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इन अपॉन। अब ये जो तुम्हारे पास आया, इसको तुम यहां रखो, तो क्या होगा, ये आ गया। अरे बोलो, अब क्यू इन कितना होगा, इस गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज होगा। अब यहां प्रश्न बनता है, दिमाग में डाउट आता है, भैया सर देखो चार्ज भी सरफेस पर रखा हुआ है और गॉसियन सरफेस भी सरफेस पर है, चार्ज भी सरफेस पर है, गॉसियन सरफेस भी सरफेस पे है, तो चार्ज का क्या मानूं मैं, उसके अंदर मानूं कि उसके, इस केस में चार्ज पूरा उस सरफेस पर ही है और गॉसियन सरफेस भी सरफेस पर है और चार्ज भी सरफेस पर है, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस के भीतर ही माना जाएगा। कहाँ माना जाएगा, उसके इनसाइड। तो ये होगा Q, पूरा का पूरा चार्ज ये, और कितना कितना आ गया इस केस में, E की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, R स्क्वायर। बोलिए, समझ में आई बात। आई रिपीट, भाई इस बार मेरे से कहाँ पे पूछा था फ्लक्स, इस बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछी थी। हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सरफेस पर निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर पूछा है वहीं पे मैंने एक गॉसियन सरफेस मान ली, उस पर एक छोटा सा पार्ट लिया, उसमें से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, ई डी ए। बोलो ना रे, वो फ्लक्स होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे फ्लक्स का क्या कर देंगे अपन, सम कर देंगे। अरे बोलो, वो ये आ गया, पूरी गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस भी सरफेस पर है, चार्ज भी सरफेस पर है, तो क्या करेंगे हम, उसके अंदर का चार्ज देखेंगे हम। बोलो, अब वो भी सरफेस पर है, गॉसियन सरफेस भी सरफेस पे है, चार्ज भी वही है, तो चार्ज उसके एनक्लोज ही माना जाएगा। अंडरस्टूड। तो उस बेसिस पर ई की वैल्यू कितनी आ रही है, करिए। ये तुमने कहाँ निकाली भैया, सरफेस पर, ठीक है। चलिए, ये तुम्हारे पास में स्फेयर, ये स्फेयर है, ये उसका सेंटर, रेडियस कैपिटल आर, चार्ज Q। मुझे इस बार क्या करना है भैया, मैंने उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी,
सरफेस पर निकाल दी। अब कहाँ निकालूंगा मैं नेचुरली? बाहर, यहाँ। मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी वहाँ पर मैं क्या करूँगा? जहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर मैं क्या करूँगा बेटा? गॉसियन सरफेस मानूंगा और उसमें से फ्लक्स निकालूंगा, जैसा पिछली 2 बार में किया। बोलो, खुद से निकालो, फार्मूला डिराइव करो, खुद से डिराइव करो। हो गया बेटा? जहां तुमसे पूछा था वहां पर फिर वही घिसा पिटा सा काम। ऐसा छोटा सा एरिया लूंगा मैं, सिमेट्री से एरिया भी ऐसा ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी ही है। बोलो है? तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा? वही घिसी पिटी सी बात, E डॉट डी ए क्या होगा? E डी ए कॉस 0। कितना आ गया ये? बोलो आया? टोटल फ्लक्स क्या आएगा? सिमेट्री से सर वही कहानी आएगी। कितना आ गया ये? ये उससे निकलने वाला फ्लक्स है। अरे बोलो, इस सरफेस का एरिया इतना ही होगा ना? फिर वही बात, फ्रॉम गॉस लॉ हम क्या बोल सकते हैं? फाई इक्वल्स टू कितना? तो ये रखो इस पे, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू कितना? बोलो, अरे कहो। ये आया। अच्छा बताओ कितना चार्ज होगा इस गॉसियन सरफेस के भीतर? इस गॉसियन सरफेस के भीतर कितना चार्ज होगा? क्यू ही होगा। कहो, होगा? ठीक, कहिए। चलिए, अब मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अभी इन तीनों पोजीशंस पे मैं क्या निकालूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला केस में इसके आउटसाइड निकालता हूं। ध्यान दो, इससे डिस्टेंस स्मॉल r पर मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है। और किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल कैसे निकलता है? किसी भी पोजीशन पे पोटेंशियल का फार्मूला तुम ये देखते हो भाई, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर आओगे, जो वर्क होगा उस वर्क को बोलते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो, एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये वी आर नहीं होता था, ये क्या होता था? ये होता था वी आर, आर पोजिशन पे पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल। पर अपन प्रैक्टिकली क्या करते हैं? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल, थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या सपोज कर लेते हैं? 0। बोलो, तो फिर ये बन जाता है। याद है आपको? तो चलिए अब इसको देखें हम लोग यहाँ पर। तो वी आर की वैल्यू क्या होगी? आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? बाहर अभी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिराइव करी, क्या आई? बोलो, आइए। अब यहाँ पर इससे वी आर की वैल्यू कितनी? देखो, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये क्या? इन्फिनिटी से स्मॉल r, और r की पावर कितनी? -2। बोलो, r की पावर -2 होगा। तो वी आर की वैल्यू कितनी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? लिमिट क्या? माइनस माइनस क्या? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे कहो, इसको इधर ले आओ। तो वी आर का फार्मूला क्या होगा?
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू है सर, तो ये 0 हो गया, तो बाकी क्या बचेगा, ये तुमने पोटेंशियल कहां पर डिराइव किया बेटा, आउटसाइड। तुमने पोटेंशियल कहां पर डिराइव किया, आउटसाइड। बोलो ना भाई, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है या नहीं है, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी तुमने जस्ट डिराइव किया, वो ये आया था कि नहीं आया था, ठीक, करिए। फार्मूला मैंने रिलेशन डिराइव करवाया बेटा तुम्हारे को, मैंने रिलेशन डिराइव करवाया तुम्हारे को, और इसका माइनस का सिंबल और सिग्निफिकेंस भी बताया था कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल में कमी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है, बताया था मैंने। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलिए, अभी तुमने कहाँ पर निकाली इलेक्ट्रिक, कहाँ निकाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाहर, आउटसाइड। अब मैं कहाँ निकालूंगा, सरफेस पर। तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है मुझे, यहाँ पर क्या करूँ, इसके लिए फार्मूला है सर मेरे पास, क्या, ये किसी भी पोजीशन स्मॉल आर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे ही डिराइव किया जाता है, बोलो किया जाता है, अरे कहो ना यार। अब ये, अब तुमको क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुम उठा के कहाँ से कहाँ तक लाओगे, इनफाइनाइट से उठा के कहाँ तक लाओगे, कैपिटल आर तक, बोलो लाओगे, मतलब आप देख लो थ्रू आउट द जर्नी आप स्फीयर के आउटसाइड ही रहोगे। आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी पे जाके उठाना है और उसको यहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से लेके तो कैपिटल आर तक लाना है ना। ये डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, पूरे टाइम आप स्फीयर के आउटसाइड हो, और जब स्फीयर के आउटसाइड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यही है ना, नहीं सुनाइए, समझ में आया भाई। आपके पास पोटेंशियल का फार्मूला ये है कि नहीं है। अब मुझे क्या बोला, मेरे को क्या बताया गया कि तू कहाँ पर निकाल पोटेंशियल, कहाँ पर निकाल, सरफेस पर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी पे जाऊँगा, +1 कूलम चार्ज को उठाऊँगा कि चल भैया यहाँ आ जा, यहाँ ला के रख दिया, ठीक है। पूरे टाइम स्फीयर के आउटसाइड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बाहर यही होता है ना। चलो, जो जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल दो, इन्फिनिटी से लेके तो कैपिटल आर तक, आर की पावर -2, क्या होगा ये -q अपॉन क्या, और आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर -1 अपॉन -1, इन्फिनिटी से कितना, माइनस माइनस क्या, अभी क्या होगा, लिमिट कितनी, इसको रखो, क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर -1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, तो पोटेंशियल क्या आ गया, ये कहाँ निकाला पोटेंशियल तुमने, सरफेस पर, बोलो कर लो। कर चुके। अभी मेरे से कहा भैया, सुनिए, अभी मेरे से कहा स्फीयर के इनसाइड यहां पर पोटेंशियल बताओ, तो यहां पोटेंशियल बताना है, किसी भी पोजीशन आर पर पोटेंशियल कैसे निकलता है, फिर वही घिसी पिटी सी बात, इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक। मैं क्या करूँगा, मैं +1 कूलम चार्ज को कहाँ पे खोजने जाऊँगा भैया, इन्फिनिटी से उठा के कहाँ तक लाऊँगा, वहाँ तक लाऊँगा। मैं +1 कूलम चार्ज को वहाँ से उठाऊँगा और यहाँ तक लेकर आऊँगा। अब जब मैं यहाँ तक लेके आऊँगा
तो मैं कुछ समय तक तो स्फेयर के आउटसाइड रहूंगा और कुछ समय स्फेयर के इनसाइड भी रहूंगा। बोलो, दिमाग लगाइए। आई नीड टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजिशन, हाउ शैल आई डू दिस? मैं +1 कूलम चार्ज को वहां से उठा के यहां तक लाऊंगा। अब ये पूरी जर्नी में, पिछली दोनों जर्नी में, इस जर्नी में पूरे टाइम मैं स्फेयर के आउटसाइड रहा, इस जर्नी में भी पूरे टाइम स्फेयर के आउटसाइड रहा, लेकिन अब कुछ समय के लिए मैं स्फेयर के कहाँ रहा और कुछ समय के लिए बाहर। तो क्या करूं? जब मैं बाहर रहा इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक, इन्फिनिटी से, ध्यान देना, इन्फिनिटी से लेकर तो कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये था। इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये था। और फिर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, दिमाग लगाइए, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये था। आया कुछ समझ में? मैं +1 कूलम चार्ज को कहाँ पे से उठाऊंगा? यहां तक लेके आऊंगा। अब जब मैं यहां से यहां तक आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर तो इस फार्मूले से वेरी कर रही थी और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी। अभी अपने डिराइव किया ना सबसे पहला केस। सो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड वाज वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एंड इनसाइड कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रही है। बोलो, अब यहां फिर वही घिसी पिटी सी बात, -q/4πε0 कॉमन निकाल दिया। ये इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक r की पावर -2, और ये 0 का तो डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 0 बन जाएगा। सो यहाँ फिर वही घिसी पिटी सी बात, -q/4πε0 r की पावर -1/-1, इन्फिनिटी से क्या माइनस माइनस क्या, ∞ कितना हो जाएगा? 0। तो पोटेंशियल क्या आ गया? q/, पोटेंशियल ये आ गया। बोलिए, ठीक? अरे कहो, कर लीजिए। बोलो भैया, कर चुके हैं? अब जो तुम्हारे पास फार्मूले आए, जो तुम्हारे पास में फार्मूले आए भैया, जरा इनको अपन गौर कर लें क्या हुआ। देखो, ये तुम्हारे पास स्फीयर, गौर करना, ये तुम्हारे पास में स्फीयर, इसके इनसाइड ये इसका सेंटर, इसको चार्ज कितना दिया गया Q, और इसकी रेडियस कितनी है बेटा? कैपिटल R। इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर, गौर करना, गौर करना भैया, ये है हमारे पास, हमने इसमें 3 अलग अलग केसेस लिए। पहला केस, जब मैं स्फीयर के इनसाइड हूं, अगर मैं स्फीयर के इनसाइड हूं मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से कम है। भाई कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस है, कैपिटल आर किसकी रेडियस है? और स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? और पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना आया? q/4πε0 इंटू कितना? देखो आपने डिराइव किया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले डिराइव करी और पोटेंशियल सबसे आखिर में डिराइव किया। बोलो ना, यही आया। अब इसको तुम जरा ध्यान दो तो 2 बातें तुम पाओगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है अंदर वो 0 आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आ रही है। दूसरी बात जो यहाँ पर आ रही है वो ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रही। कर रही है क्या? कर रही है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस पर डिपेंड कर ही नहीं रही। इस फार्मूले में कहीं भी स्मॉल आर लिखा हुआ है?
वो जीरो ही आ रही है। और दूसरी बात, जो पोटेंशियल है वो भी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखो पोटेंशियल जो लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ पर, वो क्या लिखा हुआ आ रहा है? पोटेंशियल क्या लिखा हुआ आ रहा है? कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है, 4 पाई नॉट कांस्टेंट है, कैपिटल R स्फीयर की रेडियस वो भी कांस्टेंट है। पूरे स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट बना हुआ है। पूरे स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। पूरे स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। पोटेंशियल में चेंज नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? अरे कहो। पूरे स्फीयर के इनसाइड स्मॉल, भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल भी स्मॉल आर पर डिपेंड नहीं कर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं कर रही। एक बात तुम जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है? E इक्वल्स टू कितना होता है? -dV/dr। बोलो होता है कि नहीं? अरे क्या होता है? -dV/dr। अब यहाँ क्या स्वाभाविक बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? लाजमी सी बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। आप यूँ समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, भाई किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब वो क्वांटिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। उससे भी आप समझ सकते हो। वरना ये देखो, अगर ये जीरो आ रहा है मतलब dV पोटेंशियल में चेंज जीरो आ रहा है, मतलब V क्या आएगा? अरे V क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। V क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आएगा। आएगा या नहीं आएगा? पूरे स्फीयर के भीतर पोटेंशियल क्या बना हुआ है? कांस्टेंट है। अगर तुम ध्यान दो तो ये सबसे पहले अपन ने डिराइव किया, ये सबसे आखिर में। और इस पे एक और चीज पे तुम ध्यान दो तो ये पोटेंशियल का फार्मूला वही आया है भीतर भी जो सरफेस पर आया था। वही पोटेंशियल आया जो कहां पर आया था? सरफेस पर। पूरे के पूरे स्फीयर में पोटेंशियल क्या बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। पूरे स्फीयर के भीतर पोटेंशियल कांस्टेंट बना रहता है। एग्जैक्टली वही बना रहता है जो कहां पर है? सरफेस पर। पोटेंशियल कांस्टेंट है। बोलो ना यार, ये सारी बात अपन कहां देख रहे हैं? कहां देख रहे हैं अपन? ये स्फीयर के इनसाइड। ये सारी बात जो मैंने करी, भैया यहाँ पर कैपिटल R क्या है? कैपिटल R सर इसकी रेडियस है, ठीक है। और स्मॉल r क्या है? सर सेंटर से डिस्टेंस। ये लो, इस डायग्राम में देख के मालूम पड़ रहा है कि कैपिटल R की वैल्यू ज़्यादा और स्मॉल r की वैल्यू कम है। जब मैं इनसाइड रहता हूँ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सर? जब उसके भीतर रहता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सर? जीरो आएगी। और पोटेंशियल क्या आएगा? पूरे फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट बनी हुई है और पोटेंशियल भी कांस्टेंट बना हुआ है। बात वो, और उस कांस्टेंट में भी प्रिसाइजली यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है भैया? जीरो। और पूरे स्फीयर में पोटेंशियल क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। मेटल के भीतर हम पहले भी बोल चुके हैं कि जब भी कभी किसी मेटल को चार्ज देते हो तो चार्ज केवल सरफेस पर रहता है, अंदर नहीं होता। जब अंदर चार्ज नहीं होगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वही हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो नेचुरल सी बात है अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होता। अब इसी पर बेस समझो एक बात, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन बनता है कि भैया मैं खुले मैदान में हूँ, एक कार के पास खड़ा हूँ और अचानक से बिजली गिरती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कार के नीचे लेट जाना चाहिए, कार से दूर भाग जाना चाहिए, कार के अंदर घुस जाना चाहिए? मुझे कहाँ चला जाना चाहिए भैया? अगर ग्राउंड पे जाऊँगा तो बिजली तो मेरे ऊपर ही गिरेगी। फिर कार के नीचे चला जाऊँ, कार के अंदर चला जाऊँ? मुझे कहाँ चला जाना चाहिए? कार के भीतर, क्योंकि कार की बॉडी जो है वो मेटालिक है। हालांकि अब मेटालिक नहीं बनती, ये प्रश्न तो बहुत पुराने ज़माने का हो गया। आजकल फाइबर बॉडी बनने लग गई कार की, वो तो प्लास्टिक होता है। अदरवाइज अगर मेटालिक हो, एम्बेसडर जैसे पुरानी, तो मेटालिक बॉडी है। तो अंदर घुस जाओगे तो क्या होगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? तो वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। आई बात समझ में?
भाई अगर मेटालिक बॉडी की कार है तो आप उसके कहाँ घुस जाओ, अंदर। अंदर घुस जाओगे तो अंदर पूरे टाइम पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। आदर्श स्मूथ हो क्या हो, अंदर पूरा टाइम पोटेंशियल क्या बना रहेगा, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी अंदर, 0 रहेगी। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये कौन सा केस था, पहला, जिसमें आप कहाँ थे उसके, आप इसमें कहाँ थे भैया, उसके इनसाइड थे। बोलिए, आप स्फीयर के इनसाइड थे वहां पर पूरा टाइम, और अंदर आपने देखा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रही है और पोटेंशियल पूरा टाइम क्या बना हुआ है, कांस्टेंट। दूसरा केस लेता हूं, चलो मैं, अगर मैं इसकी सरफेस पर चला जाऊं, तो सरफेस पर चला जाऊंगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बोलो, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सरफेस पर कितनी आ रही है, Q/4πε0 r², और पोटेंशियल क्या होगा, Q/4πε0 r। यहाँ कहाँ हो तुम स्फीयर की, यहाँ तुम स्फीयर की कहाँ हो बेटा, सरफेस पर हो। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये दोनों क्या होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएंगे। ये कब की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। कहाँ की बात हो रही है, ये सरफेस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएंगे। बोलो, आ जाएंगे, बोलो ना यार। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएंगे, और क्या होगा। अब अगर तुम इसमें ध्यान दो, इसमें तुम ध्यान दो, तो ये फार्मूला कुछ वैसा बन के आ रहा है कि अगर मेरे पास में कोई पॉइंट चार्ज Q हो और उस पॉइंट चार्ज Q से दूरी कैपिटल R पर, अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, इस पॉइंट चार्ज Q से दूरी R पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, कितना होगा, Q/4πε0 r²। बोलो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, वो ये होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं भैया इस पॉइंट चार्ज Q से कैपिटल R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो यही होगी कि नहीं होगी, इससे कैपिटल R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। अब अगर तुम इसको ध्यान दो तो ये वैसे ही बोल रहे हैं जैसे ऊपर लिखे हुए, गौर करो, वैसे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मतलब ये अपने आप में एक ऐसा केस बन गया जिसमें अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे अपन ने क्या करा, इसको चार्ज Q दिया है, हमने इसको चार्ज Q दिया, कैपिटल R रेडियस का है, तो ये फार्मूला कुछ वैसा बनकर आ गया जैसा कि क्या हुआ, सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड हो गया, सेंटर पर। इसको तुम ऐसा सपोज कर सकते हो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड है, और तुम उससे कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो यही आएगी और यही आएगी। बोलो, so this can be considered as a case in which total charge is supposed to be concentrated at the center and we are determining electric field or electric potential at distance capital R from the sphere, from the center। बोलो ना, वैसे ही बनकर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये। तो इससे कैपिटल R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी और कैपिटल R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा। अंडरस्टूड, कहो, कर लीजिए। इसमें तुमने उसके इनसाइड किया, इसमें तुमने उसकी सरफेस पर किया। क्लियर। तीसरा केस, जिसमें मैं स्फीयर के कहाँ हूं बेटा, आउटसाइड। अभी इसकी रेडियस कितनी और तुम कहाँ निकाल रहे हो, तो यहाँ पिक्चर क्या बनेगी, कौन बड़ा होगा, स्मॉल आर बड़ा है, और ये क्या है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ रहा है,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। और पोटेंशियल का फार्मूला क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। अब इसको देखकर तुम्हें क्या मालूम पड़ रहा है? E जो है वो स्मॉल आर स्क्वायर के क्या है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और पोटेंशियल स्मॉल आर के इन्वर्सली वेरी कर रहा है, अर्थात जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल। अब अगर तुम इन फार्मूलों को गौर करो तो ये फार्मूला कुछ वैसे बन रहे हैं जैसे अगर मेरे पास कोई चार्ज Q है और मैं तुमसे पूछूं उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वो फार्मूला क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आएगा। मैं तुमसे पूछूं यहाँ पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? तो ये तुम अगर देखो तो ये फार्मूला डिट्टो वैसे ही हैं जैसे ये थे। मतलब ऐसा कुछ कैसा केस बन गया ये एक तरह का कि जैसे सारा का सारा चार्ज जो सरफेस पर था, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर था, उसको कहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लिया और उससे डिस्टेंस स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, पोटेंशियल निकालता हूँ, तो वो यही आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये फार्मूले वैसे ही बन के आ रहे जैसे पॉइंट चार्ज के थे। अगर तुम सरफेस में देखो तो वैसे फार्मूले बन के आ रहे जैसे पॉइंट चार्ज के थे, सरफेस के बाहर भी देखो तो वैसे फार्मूले बन के आ रहे जैसे वो थे, बस अंदर यहाँ अलग पिक्चर बन रही है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो है और पोटेंशियल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो सरफेस पर था। बोलो करिए। कर चुके? ठीक। तो यहां यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा होगा? देखो ये देखो भाई, ये तुम्हारे पास में स्फेयर है, ध्यान देना, ये तुम्हारे पास में स्फेयर है। इस एक्सिस पर तुमने स्मॉल आर लिया, इस एक्सिस पर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुम यहाँ तक आ गए तो डिस्टेंस कितनी? प्लस आर। इधर तक आए तो डिस्टेंस कितनी? माइनस आर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे टाइम पर कितनी बनी हुई है? जीरो। जीरो बनी हुई है। बोलो बनी है कि नहीं? पूरे स्फेयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? और जब तुम सरफेस पर पहुंचे तो क्या कहानी बन रही है? और जब सरफेस के बाहर हो, सरफेस पर पहुंचे तो क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर तुम सरफेस की बात करो तो सरफेस पर कितनी आ रही है? Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, वो तो कांस्टेंट था, बाकी तो एक। और सरफेस के बाहर कितनी है? Q अपॉन, अरे उसके भीतर कितनी है सर? सर भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? जीरो थी कि नहीं थी? बोलो ना। और सरफेस पर कितनी थी? Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और बाहर कितनी थी? Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो वही देखो तुम यहाँ पर, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। सरफेस पर पहुंचे तो Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और सरफेस के बाहर कहाँ? Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर स्क्वायर के इन्वर्सली वेरी कर रही हो, तो जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कम होती जाएगी। बोलो, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? देखो कम हो रही है दोनों तरफ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है? सरफेस पर। समझे? करिए। कर चुके? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का देखा हमने। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैं बात करूं, ये रहा स्फेयर। इस एक्सिस पर तुमने डिस्टेंस ली फ्रॉम सेंटर, इस एक्सिस पर तुमने पोटेंशियल लिया, यहां तक पहुंचोगे तो प्लस आर, यहां तक पहुंचोगे तो माइनस आर। अरे कहो, अब पोटेंशियल में जहां तक सवाल है तो वो ये होगा, अंदर पोटेंशियल क्या बना रहा? और उतना ही बना रहा जितना सरफेस पर था। बोलो। और फिर बाहर पोटेंशियल क्या हुआ? कम हो रहा है।
भाई अंदर देखो तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ रहा है, Q अपॉन कैपिटल आर, एग्जैक्टली उतना ही जितना सरफेस पर है। और बाहर क्या आ रहा है, और जैसे जैसे सेंटर से अवे जाता हूँ वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ता है, और स्मॉल आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, हाँ जी, कम होगा। बोलो ना यार, अंदर पोटेंशियल एग्जैक्टली उतना ही बना हुआ है जितना कहाँ बना हुआ है, सरफेस पर। अंदर पोटेंशियल एग्जैक्टली उतना ही बना हुआ है जितना कहाँ बना है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्मॉल आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, ठीक करिए। पोटेंशियल अंदर पूरी तरह से कौन से बना रहेगा, और बाहर स्मॉल आर बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल क्या होता जाएगा। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर of radius 10 centimeter. 20 microcoulomb charge is given to a sphere of radius 10 centimeter. Find electric field and electric potential. 20 microcoulomb charge is given to a sphere, metallic sphere of radius 10 centimeter. Find electric field and electric potential at distance r equals to 5, 10 and 15 centimeter from the center of the sphere. Determine electric field and electric potential at these distances from center of the sphere. इन तीनों पोजीशंस पे क्या बताना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हो गया बेटा, रेडियस कितनी है स्फीयर की, 10 सेंटीमीटर। चार्ज कितना दिया है, 20 माइक्रोकूलम। तुम्हारे को इन तीन पोजीशंस पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहला केस r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर वाला केस लोगे तो वो कहाँ होगा, स्फीयर के इनसाइड होगा। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बहुत बढ़िया, शाबाश। और पोटेंशियल क्या होगा, उतना ही जितना कहाँ पर था, सरफेस पर। तो वह जितना सरफेस पर था वो था, है ना भैया। चार्ज है 20 माइक्रोकूलम और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। बोलो कुछ समझ में आया मैंने क्या करा भाई। पहला केस जिसमें तुमको r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर बोला है, तो 5 सेंटीमीटर में क्या मतलब, क्या तुम कहाँ हो, स्फीयर के अंदर हो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, पोटेंशियल ये हो जाएगा। दूसरा केस कौन सा, r इक्वल्स टू कितना भैया, 10 सेंटीमीटर करोगे तो क्या होगा, सरफेस पर रहोगे, ठीक है, सरफेस पर। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, कितना आएगा, 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, 20 माइक्रोकूलम और रेडियस 10 सेंटीमीटर। बोलो अच्छा, पोटेंशियल क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा। चार्ज 20 माइक्रोकूलम और ये कितना, चलो तीसरा केस क्या, r इक्वल्स टू कितना, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में तुम कहाँ रहोगे, स्फीयर के। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बनेगा, Q कितना,
और स्मॉल आर कितना, बोलो। अच्छा, पोटेंशियल क्या होगा, और डिस्टेंस ये कितनी, करेक्ट। कर लिया बेटा, लिखो। दो मेटालिक स्फेयर्स है, सुनना, दो मेटालिक स्फेयर्स हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। ए की रेडियस है 20 सेंटीमीटर और बी की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ए की रेडियस कितनी है, बी की कितनी है, ए पर चार्ज है 75 माइक्रो कूलम और बी पर चार्ज है 50 माइक्रो कूलम। ये दोनों हैं, इसकी रेडियस चार्ज, ठीक है। दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। इन्हें काहे से जोड़ा अपन ने, दीज टू आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, जोड़ दिया। इन विच डायरेक्शन and how much charge will flow, in which direction and how much charge will flow। देखो, जब भी कभी तुम दो कोई भी बॉडीज को कंडक्टिंग वायर से जोड़ते हो, उनको तुम सिंपली चिपका दो, लिसन, उन्हें सिंपली चिपका दो या फिर तुम क्या करो, वायर से जोड़ो, तो चार्ज जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, समझे। मैंने बताया था चार्ज ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ नहीं फ्लो होता, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पोटेंशियल वही काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में जो मैकेनिक्स में हाइट करती है। पोटेंशियल इज एनालॉगस ऑफ हाइट इन इलेक्ट्रिसिटी, जो काम मैकेनिक्स में हाइट करती है वही काम इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल करता है। पानी अपने आप कहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे, भले ऊपर छोटी बाल्टी है, नीचे बहुत बड़ा टैंकर है, पर पानी ऊपर से नीचे ही आना है। ये नहीं कि नीचे पानी ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है क्या, पानी बहुत ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऐसा होता है क्या। पानी कहाँ से कहाँ आता है, ऊपर से नीचे, भले ऊपर कम पानी नीचे पानी ज़्यादा है, बिल्कुल वैसे ही। ऐसा नहीं कि यहाँ चार्ज ज़्यादा है यहाँ चार्ज कम है तो चार्ज ज़्यादा से कम की जाएगा, हो सकता है, जा रहा हूँ, मैं नहीं कह सकता। मसले की बात यह है कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल से, और कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल्स सेम ना हो जाए। अब यहाँ पर तुम्हारे पास में एक स्फेयर ये वाला है, एक स्फेयर ये वाला है, ये रहा ए, ये रहा बी, इन दोनों को तुमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ा, चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, चार्ज हायर पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल निकालो। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है सिंपली, सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ क्यू अपॉन कैपिटल आर और यहाँ क्यू अपॉन कैपिटल आर। अपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, सर आपने माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज नहीं करा, सर आपने रेडियस को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, अभी किया था ना अपने पिछले सवाल में, माइक्रो को कूलम में चेंज किया, रेडियस को, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी। यहाँ आपने को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ आपने को क्या करना है, केवल कंपेयर करना है। जिसका कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, भाई सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, तुमने सरफेसेस को ज्वाइन किया ना उनकी, तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालो ना। सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ देखो क्यू अपॉन कैपिटल आर और यहाँ देखो क्यू अपॉन कैपिटल आर। यहाँ ये रेशो कितना आया और यहाँ ये रेशो कितना आया,
बताओ ज़्यादा कहाँ आ रहा है रेशो, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा भाई, इधर भी माइक्रो में था तो उधर भी माइक्रो में था, इधर सेंटीमीटर में तो इधर भी, इससे कंपेयर हो गया। वरना अगर इधर सेंटीमीटर में होता उधर मीटर में तो कंपेयर नहीं कर पाते आप, क्योंकि जैसा आपने रेशो यहाँ निकाला वैसा ही रेशो क्या निकाला, तो ज़्यादा कहाँ आया क्यू अपन कैपिटल आर। तो पहली बात तो अपने को ये मालूम पड़ गया कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, बी से, और कब तक फ्लो होगा। चलो दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो चलो यहाँ 75 था और प्लस मान लो क्यू चार्ज बह के यहाँ आ गया, तो 75 प्लस क्यू हो गया और इधर ये हो गया। अब दोनों का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है निकालो, निकालिए भाई। जिसका क्यू अपॉन कैपिटल आर ज़्यादा होगा, जिसका क्यू अपॉन कैपिटल आर क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, सिंपल सी बात है, निकालिए कितना आ रहा है 4.2। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 75 प्लस क्यू इज इक्वल टू 100 माइनस क्यू, 20/3 आ रहा है, 25/3। तो इतना माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ, बी से। 25/3 माइक्रो कूलम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। बोलो, कर लिया। हाँ जी, देखो एक सवाल, कैन 1 कूलम चार्ज बी गिवन, can 1 coulomb charge be given to a metallic sphere of radius 1 meter? Can 1 coulomb charge be given to a metallic sphere of radius 1 meter? सुनो बेटा, तुमसे पूछा है कि कोई मेटालिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, उसको क्या मैं 1 कूलम चार्ज दे सकता हूं, कैसे कैसे कहा तुमने रोहन? यस, देखो उतने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेंगे, देना पड़ेंगे, ठीक बात है तुम्हारी। एक्चुअली क्या होता है, सुनना, हमारे इर्द गिर्द ये जो एयर है ना, ये एयर इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर होती है। एयर जो है वो विद्युत की कुचालक है, इंसुलेटर है वो, एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ये गनीमत है, भगवान ने जो काम करे ना बहुत सिस्टमेटिक करे हुए भैया, बहुत सिस्टमेटिक। एयर में, एयर जो है इलेक्ट्रिसिटी की बेड कंडक्टर है, वो इंसुलेटर, एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इमेजिन करो अगर एयर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती तो क्या होता। ये सॉकेट बोर्ड है, सॉकेट लगी हुई है, ठीक है, हमने स्विच ऑन कर दिया, मान लो उसमें कुछ भी नहीं लगा, हमने स्विच ऑन कर दिया, अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हुई। अगर बीच की एयर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती तो वो शॉक हम तक पहुंच जाता। उसके और हमारे बीच में जो एयर थी वो क्या थी, बेड कंडक्टर थी, तो इसलिए एयर ने इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कर, भाई स्विच बंद है तो चलो ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, पीछे से ही नहीं आ रही, लेकिन जैसे स्विच ऑन किया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक आ गई। अब तुम्हें खाली एक प्लग लगाने की देरी होती है, जैसे तुम प्लग लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी उसमें आएगी, पंखा ट्यूबलाइट जो भी होगा चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं। अब अगर तुमने स्विच ऑन कर दिया और उसमें सॉकेट में कुछ भी लगा रखा और बीच में जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, बेड कंडक्टर, तो क्या होगा, तुम तक शॉक नहीं पहुंचा, तुम तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची। बोलो, लेकिन एयर हो या कोई भी इंसुलेटर हो, हर किसी इंसुलेटर की, हर किसी डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है। अगर उससे ज़्यादा हो जाए ना तो उस स्थिति में फिर वो जो बेड कंडक्टर है, वो जो इंसुलेटर है, वो भी कंडक्टर बन जाता है, वो भी चालक बन जाता है। हमारे घर में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही, जो हाई टेंशन की लाइन गुजर रही होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है, तो उनके आसपास अगर उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो उनके आसपास की जो एयर है वो आयनाइज होना शुरू हो जाती है। एयर इटसेल्फ इज़ अ बेड कंडक्टर, लेकिन हर किसी डाइलेक्ट्रिक की, हर किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर करने की एक लिमिट है। अगर उससे ज़्यादा कर दो तो फिर उसमें से क्या होगा, उसके पार्टिकल्स आयनाइज हो जाएंगे, फिर वो कंडक्टर बन जाएगा, फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नेचुरली वो शॉक भी देगी। मैंने बताया जैसे हाई टेंशन की लाइन है, अगर उनमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो तो वो एयर कंडक्टर बन जाएगी, तो वो खींच लेती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो रेलवे की बोगियों पे चढ़े रहते हैं लोग,
अगर हाथ टच हो गया तो निपट ही जाएगा आदमी। तुमने देखा, वीडियोस भी देखे होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बहुत डाले पड़े। हाथ टच हुआ आदमी बिल्कुल ख़त्म, देर नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर। और हाथ नहीं भी टच हुआ तो भी क्या होगा, आप देखोगे अगर थोड़ी सी दूर भी हाथ तो हो सकता है आपको शॉक लग जाए। अभी वो गोपाल सर है, मैथ्स वाले सर हैं, जो गोपाल सर पढ़ाते हैं 9th-10th को, उनके ब्रदर के भी शॉक्स लगने से डेथ हो गई उनकी। अभी वो गए थे 15 दिन के लिए, तो वो 15 दिन के लिए इसलिए गए थे क्योंकि डेथ हो गई थी उनके ब्रदर की 2 संडे पहले। तो वो तो हालांकि उन्होंने मोटर पकड़ ली थी, तो वो बचपन में मेरे को भी शौक लग चुका, मतलब मेरा दूसरा जन्म है वो। बहुत पहले, बहुत 2nd-3rd में मैं वही पानी की मोटर को हाथ लगा रहा था मैंने, तो वो डांस करने लग गया था पूरा, उसके चारों डांस कर रहा था मैं। और हमारे यहाँ देवास में क्या पानी की बहुत कमी रहती थी, तो वो मतलब तुम ये मान लो कि घर से मतलब अपन यहाँ खड़े हैं ना, तो तकरीबन जहाँ अपना वो पेवर्स वाला एरिया उधर का शुरू होता ना, पार्किंग वाला, उतनी दूर था जहाँ से हम पानी लेकर आया करते थे। मेरी मम्मी पानी लेकर आया करती थी, पापा तो फैक्ट्री चले जाते थे। तो जैसे सुबह 9 बजे नल आते थे तो वहाँ जाते थे, तो वहाँ मैंने क्या मोटर को हाथ लगा लिया था और उस पर बिजली थी, तो मम्मी 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 मम्मी। तो आज की इस उम्र में आने के बाद भी अगर कुछ होता तो मम्मी याद आती है सबसे पहले। तो उस समय तो मम्मी के अलावा कुछ और याद आ ही नहीं सकता था। तो मैं मतलब बस चला ही गया था, खून तो पूरा सूख ही जाता है उसके अंदर, पूरा खून सूख जाता है। फिर वो दूध पिलाया, उसके बाद में कुछ जो देसी उपचार थे, देसी उपचार ही बहुत ज़्यादा काम आते हैं घरों में। सर पे कुछ लगा नहीं कि हल्दी मल्दी, तो वही सबसे ज़्यादा काम आती है वो सब चीज़ें। तो वो तो मतलब बच गया मैं, ये तो निपट ही जाता। 2nd क्लास की बात है मेरे ख्याल से वो। अभी खैर वो एक बात हो गई जिसमें अपन ने पकड़ लिया, ठीक है, वो अपन ने उसमें क्या कर लिया। पर अगर तुम दूर भी हो तो एयर जो है वो क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर बन गई तो क्या होता है, शॉक लगता है। खास तौर पे जब ह्यूमिड एयर है, पानी में मॉइस्चर है, बरसात के दिनों में ये ज़्यादा होता है। बिजली चमकती है तो देखोगे बाल खड़े हो जाते हैं। अगर आप बाहर हो ग्राउंड में और जहाँ बिजली चमकी वहाँ क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आयनाइज हो जाती है तो वो उसको खींच लेती है। पर वो एक लेवल तक आयनाइज हुई, अगर ज़्यादा आयनाइज हो गई तो क्या होगा, आदमी ख़त्म। तो एक्चुअली वो एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, कंडक्टर है। एयर इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, बैड कंडक्टर है। लेकिन हर किसी बैड कंडक्टर की भी एक लिमिट है। आप किसी को भी लो, माइका को लो, अभ्रक, वो माइका देखिए वो चमकीली सी होती है जो प्रेस में रखी जाती है, वो बैड कंडक्टर है। लेकिन एक टाइम बाद वो कंडक्टर बन जाएगी अगर तुमने क्या कर दिया, एक टाइम मतलब क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुमने एक लिमिट से क्या कर दी, ज़्यादा कर, देन इट बिकम्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर की जो ब्रेक डाउन लिमिट है, जिस समय वो कंडक्टर बन जाती है, उसकी वो ब्रेक डाउन लिमिट है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, तो एयर क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की क्या बन जाएगी, और फिर लगेगा शॉक। हम क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो, तो हम ये देखना चाहेंगे कि 1 मीटर रेडियस, 1 मीटर रेडियस इतना बड़ा स्फेयर, इससे भी बड़ा स्फेयर 1 मीटर तकरीबन इससे बड़ा हो जाएगा। रेडियस के स्फेयर को क्या मैं मात्र 1 कूलम चार्ज दे सकता हूँ, सिर्फ 1 कूलम चार्ज दे सकता हूँ क्या? तो मुझे ये देखना है कि उतना चार्ज देने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नहीं होना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, अगर सरफेस पर इतनी नहीं हुई तो बाकी किसी जगह पर तो इतनी होगी नहीं। तो चलो मैं सरफेस पर निकालता हूँ, सरफेस पर निकालूँ 1/4 पाप सालन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, कितनी आ रही है, ये इतनी आ रही है, जो कि एयर की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट से क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो क्या तुम दे पाओगे, सोचो, इतने बड़े स्फेयर को भी अपन 1 कूलम चार्ज भी नहीं दे सकते, 1 कूलम चार्ज भी नहीं दे सकते। अगर 1 कूलम चार्ज भी दे दिया ना तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा भैया, उसके आसपास की सारी एयर जो है वो क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आसपास के जो जीव जंतु हैं भैया, पक्षी वगैरह हैं, उन सबको क्या पहुंचाएगी, वो नुकसान पहुंचाएगी। आपने देखा वो स्पार्किंग होती है, तो वो स्पार्किंग क्यों होती, तार दूर दूर होता स्पार्किंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे उनको इवन टच नहीं भी करोगे, पास में भी लाओगे तो भी स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पास में लाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज़्यादा हो गई
तो फिर वो चिंगारी निकलती है। वो एयर के मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स पुल आउट होते हैं, बाहर होते हैं, और जब वो बाहर होते हैं तभी तुमको वो रंग दिखता है, चिंगारी दिखती है, स्पार्किंग मिलती है। बात समझ में आई? उसके पीछे रीज़न ये। सो एयर हैज़ दैट मच लिमिट। अगर आपने किसी भी बॉडी को चार्ज दिया तो आपको ये ध्यान देना है कि उस बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। व्हेन एवर इट एक्सीड्स दिस, क्या होगा? दैट वुड गेट आयोनाइज्ड, एयर आयोनाइज हो जाएगी। समझ में आई बात? अरे बोलिए, तो क्या हम दे पाएंगे? नोट इट डाउन। समझ में आई बात भैया? हमने यहाँ पर सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाली प्रिसाइजली? सरफेस पर मैक्सिमम है। अगर सरफेस पर नहीं हुई तो फिर बाकी किसी जगह पर भी इतनी नहीं होगी। बोलो, एक आसान सा क्वेश्चन फटाफट से लिखो। हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन, हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर? हाउ मच मैक्सिमम चार्ज कैन बी गिवन टू अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर? क्या आएगा? मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हो? तो ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो सकती है। बस लगाइए, क्या करोगे? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, बोलो ना, इससे चार्ज निकाल लो भाई। जब मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज आएगा तुम्हारे पास, कितना आ रहा है बताओ? 3.3 माइक्रोकूलम है पक्का? 10 शायद सही कह रहे हो है? हाँ ठीक है, 1/3 इंटू 10 की पावर -5 आ रहा है। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज। अंडरस्टूड? वेरीफाई कर लो यही है कि नहीं है। सही है ये?